हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जो आपका HPSC PGT हिंदी का जो लिखित पेपर है उसके बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम कैसे पेपर आएगा, लाइनिंग वाला आएगा या बिना लाइनिंग का आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, क्या करना होगा। तो भाई ये संशय होना हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि हम पहली बार ऐसा पेपर देने जा रहे हैं। तो पहली बार में अगर इंसान कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए संशय होना ही होना बनता ही नहीं। सभी के मन में ये संशय होता ही है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें आइडिया लगाया है, थोड़ा सा अनुमान लगाया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये मेरा अनुमान ठीक ही रहेगा, क्योंकि इस आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण कोर्स आपका निःशुल्क करवाया जाएगा। जो HPSC PGT हिंदी का लिखित पेपर है उसका क्रमबद्ध रूप से कर रहे हैं। मैंने 11 वीडियो डाल दी है इसमें आरोह भाग 1 की। जिसने वो नहीं देखे वो देख सकते हैं, और बाकी भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। पहले मैं बता देती हूँ कि बहुत से हो सकता है किसी अभ्यर्थी को ये नहीं पता हो कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, पैटर्न क्या है। तो पाठ्यक्रम वही है, यानी आपका सिलेबस वही है जो अब तक आपने प्री एग्जाम दिया था, जिसका रिजल्ट हाल फिलहाल में आया है वही रहेगा। जिसमें बता देती हूँ, एक में जिसमें आपका हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य और व्याकरण प्लस में, इसके साथ ही आपका आरोह भाग 1, आरोह भाग 2 और वितान भाग 1, वितान भाग 2, ठीक है। इसमें ये आपका पाठ्यक्रम है। अब मैं पैटर्न की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आपके, मैं एक कुछ मैंने इसमें मिस कर दिया, वो मैं इसमें लिख कर नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आपको बोल के बता दूँगी। आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। देख, प्रश्न ये आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पहले व्याकरण ही होगी या साहित्य होगा या आरोह भाग 1 या 2, वितान भाग 1 या 2, कुछ भी हो सकता है। जनसंचार अभिव्यक्ति किसी का भी प्रश्न पहला हो सकता है। ध्यान से सुनिए। अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या अलंकार की परिभाषा लिखनी है, उसके भेद हैं, जैसे 2 हैं 3 है आपकी दृष्टि में जितने हैं, फिर उनके उदाहरण लिखने हैं। ये ऐसा हो सकता है। मैंने कोशिश की बनाने की। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो ये तो आपको, और ये भी हो सकता है कि 100 शब्दों में लिखिए या 200 शब्दों में लिखिए। उसके आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से एक लाइन में 5 से ज़्यादा ही शब्द बन जाते हैं, 10 के लगभग हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे कहा जाए 100 शब्दों में लिखिए, तो आप कोशिश करेंगे 10 लाइन में तो आपका प्रश्न होना ही होना चाहिए, ठीक है। 10, 11, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा आप मत लिखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो आपके 15 प्रश्न, जैसे 18 प्रश्न बताते हैं, 18 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न करने होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान देंगे, ये ध्यान से सुनेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हर, मतलब कि हर पेपर, हर जो प्रश्न है वो 10 नंबर का ही होगा। कोई 5 नंबर का भी हो सकता है, कोई 2 नंबर का भी हो सकता है, कोई 3 नंबर का भी हो सकता है। इस पर मैं कोई भी दावा नहीं करूँगी कि आपका 10 नंबर का ही प्रश्न आएगा, वरना आप कहोगे कमेंट में मैम 10 नंबर का आएगा, 5 का आएगा, 2 का है। तो इसमें कोई बहसबाजी नहीं होगी। वैसे आपके मन में कोई संशय है या कोई असमंजस की स्थिति है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि 5 का आएगा या 3 का आएगा, 2 का, कि सारे 10-10 के आएंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, मेरा ये अनुमान है कि सारे के सारे प्रश्न 10 नंबर के नहीं होंगे। कोई 5 का भी हो सकता है, कोई 8 का भी, कोई 2 का भी हो सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करती हूँ, ये समास और संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये हो सकता है 100 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए, ऐसा भी हो सकता है। महादेव वर्मा का जीवन परिचय लिखिए। अब ये नहीं कि वहाँ महादेव वर्मा का ही आपको मिलेगा, हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय लिखिए,
जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए, या फिर और भी कोई जैसे आगे का जीवन परिचय लिखिए। तो ये तो मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया है पेपर बनाने का, ठीक है, ये मेरा एक प्रयास समझिए। इस प्रयास के आधार पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप में संशय बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ देखिए, ये मैंने थोड़ा काट रखा है, ये रिपीट हो गया था। रजनी धारावाहिक की मुख्य समस्या क्या है, 100 शब्दों में लिखिए। जो रजनी धारावाहिक है, रजनी जो पटकथा है, जो आपके इसमें है 11वीं 12वीं के जो भी आपका पाठ्यक्रम है NCERT में जो दिया गया है, रजनी ये आरोह भाग 1 में है। तो ये 7वां आपका चैप्टर है, 7वां आपका पाठ रहेगा, जिसमें ये दिया गया है कि रजनी की जो रजनी धारावाहिक की जो मुख्य समस्या क्या है, उसमें आपने क्या समझा, उस 100 शब्दों में आप लिखेंगे, ठीक है। जामुन के पेड़ की मुख्य समस्या क्या है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का जो आपका है पाठ है, उसमें जिसमें दिखाया गया है कि जो सरकारी कार्यालय में किस तरह ढिलाई से काम होता है, कि जब तक इंसान मर जाता है परंतु उनकी कागज कार्रवाई पूरी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसको आपको समझकर जो भी आपकी मेरी समझ सकते नहीं, आपकी समझ सकते क्या, आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हो सकता है। फिर आलो आंद्री का शीर्षक बेबी हालदार की जीवनी के लिए सर्वथा उचित है। जो आपके वितान में दिया गया है कि आलो आंद्री शीर्षक है बेबी हवलदार के जीवन के लिए सर्वथा उचित है, स्पष्ट कीजिए। भाई शीर्षक ये आलो आंद्री ठीक है या गलत है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कोई और आपके मन में आ रहा है तो वो आप बता सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि पाठ आप खुद पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं जीवन परिचय करवाऊंगी और उनकी व्याख्या करवा दूंगी, ठीक है। और जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम भी करवा दूंगी, व्याकरण भी करवाऊंगी मैं आपका। कोशिश ये रहेगी संपूर्ण ही करवाऊंगी। इसके साथ ही मैं आपका साहित्य करवाने की कोशिश करूंगी। और जो बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है उसका भी पाठ्यक्रम यही है, बस ये है कि इसमें आप लिख रहे हैं, वहाँ आपको विकल्प मिलेंगे। ये नहीं अब तक आप दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, एक को आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये मत कहना कि 5 होंगे मैम, वो क्योंकि 5वां तो भाई आप उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 5वां तो किसी को भरना ही नहीं है। जो भी आपके मन में आए, एस्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई एस्टेट का अभ्यर्थी हो, वैसे तो कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई आपका दोस्त तो वहाँ तक शेयर कर देना। एस्टेट TGT PGT की तैयारी EMRS की भी हम करेंगे, तो बाकी कॉमन ही होता है ज़्यादातर सिलेबस, तो आप उन तक ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी निःशुल्क का फ़ायदा उठा सके। निःशुल्क देखो भाई, कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना, तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जैसे ही पेड में आती है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं बच्चे। तो अभी देख लेना हमारा TGT में कितना अच्छा रिजल्ट था। अब हमारे जो मेरे पास कमेंट आए हैं, 27 जो अभ्यर्थी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ, मैंने 27 गिने थे, उसके बाद मैंने गिनना बंद कर दिया, 2-4 और का और भी हुआ होगा। 27 अभ्यर्थी के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि उनका मैम हम अपने चैनल से हो गया है, तो देख सकते हैं आप। तो देखें आगे देखिए, जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम वो हमारी जो 5वीं बुक है, जो कोर और इलेक्टिव दोनों के अंतर्गत है। टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 50 शब्दों में लिखिए, ठीक है। 50 शब्द मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 5 से 7 लाइन तक आ जाएंगी, 8 कर सकते हो, लेकिन 5 लाइनें तो आपको लिखनी ही लिखनी होगी, 5 से कम नहीं हो सकता। 5 से 8 लाइन तक आप कर सकते हो, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। फिर है कोई कविता की व्याख्या हो सकती है, जैसे कोई भी कविता दे दी कि कुछ लाइनें दे दी, 3-4 लाइनें, उसकी व्याख्या कीजिए। तो आप वो प्रस्तुत पाठ के इसमें आरोह भाग 1 में ये दिया, लेखक का नाम ये है, पाठ का नाम ये है, और ये पंक्तियाँ वहाँ से ली गई, ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको व्याख्या लिखनी है, फिर उसकी भाषा शैली और उनकी विशेषताएँ, भाषा ऐसी है और अलंकार है, ये सब आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। फिर निष्कर्ष लिख सकते हो। तो इस प्रकार से फिर मैं साहित्य का थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, बाद में मेरा ध्यान आया, तो अब मैं बता देती हूँ। वैसे आप सुन लीजिए, जैसे छायावाद की समय सीमा लिखिए, ठीक है। समय सीमा और इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। अब ये जरूरी नहीं कि मैं 2 बता रही हूँ तो वहाँ आपको 2 ही मिलेंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। छायावाद की समय सीमा और उसकी 2 विशेषताएं लिखिए। या फिर ये हो सकता है कि द्विवेदी युग भी हो सकता है, द्विवेदी युग की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। और ये हो सकता है कि भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए, भारतेंदु युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए,
और के नाथों संतों के बारे में लिखिए। इस प्रकार से आपके ये साहित्य के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। और इसके साथ ही आप ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने छायावाद की, ये तो आपको पता ही है, जैसे आदिकाल से, ठीक है, आदिकाल से आप क्या समझते हैं, क्या इसका नाम उचित है, आदिकाल नाम किसने दिया, या ये हो सकता है कि कोई भी जैसे दे दिया। मान लीजिए आप साकेत के बारे में लिखिए, साकेत में कितने सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में क्या दिया गया है, ये हो सकता है। फिर इसके साथ ही आपको कामायनी हो सकता है, कामायनी में कितने सर्ग हैं, कौन सी सर्ग की क्या विशेषता है। तो इस प्रकार से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको हर तरह से तैयार रहना है। और जहाँ तक मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैंने आपको थोड़ा सा अनुमान बता दिया कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ, ठीक है, क्योंकि मैं कि पाठ तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं पाठ नहीं, क्योंकि वहाँ आपका समय खराब होगा, या मैं पढ़ाऊंगी फिर आप पढ़ोगे, तो आप छोटे बच्चे हो नहीं कि आप ऐसे भी होंगे जो PhD है, मेरे से भी ज़्यादा GRF है, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मुझे थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन आपका ज़रूर करूँगी, मेरी दृष्टि के अनुसार, जो मेरी जो समझ है। और आप भी समझदार है, आप भी अपने अनुसार करते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए जल्दी ही। बार बार कमेंट आ रहा है कि जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आने वाली है, और संभावना ये है कि अगले महीने में ये भर्ती आ जाएगी। और अपना सब्जेक्ट है हिंदी। मेरा ये थोड़ा अनुमान है कि अब तक जो भर्ती लेट हो गई है, अगर पहले आती तो अलग अलग आती, लेकिन अब तक ये मेरा अनुमान है कि अब इकट्ठी आएंगी, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इकट्ठी आएंगी। तो ये आपके लिए सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि अगर ये पहले आ जाती तो शायद अलग अलग आती, लेकिन अब ज़्यादा भी आएंगी और फिर इकट्ठी भी आएंगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। आप जैसे हो सकता है कुछ कैंडिडेट TGT के भी हो, TGT में हो जाए, क्या पता आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाए, इसमें हो जाए। तो अब निराश न हो, अगर किसी में रह भी जाते हो तो एक पड़ाव छूटता है, दूसरा तैयार रहता है, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी प्रकार का कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूंगी। या फिर हो सकता है कि कमेंट में जवाब न दिया जा सके तो वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि निःशुल्क का फ़ायदा उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, या वीडियो के नीचे मैं दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।